जय हिंद। एयर पॉल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी फ्लाई ऐश के बारे में और पढ़ा था मेजर्स टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन के बारे में। एयर पॉल्यूशन की इसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन के बारे में। एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए उन सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। दूसरा, हम बात करेंगे एयर पॉल्यूशन इन इंडिया के बारे में। इंडिया में एयर पॉल्यूशन की कहानी क्या है और एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड डेटा क्या कहता है, उस सब के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। और फाइनली हम बात करेंगे मेजर्स टू मिटिगेट दिल्ली एयर पॉल्यूशन के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन के बारे में। और सबसे पहले नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के बारे में बात की गई है। ये जो नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम है, ये बेसिकली एक नेशन वाइड प्रोग्राम है जिसके तहत एयर क्वालिटी को मॉनिटर किया जाता है। ये जो प्रोग्राम है, इसको एग्जीक्यूट कौन करता है? इसको एग्जीक्यूट सीपीसीबी करता है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एग्जीक्यूट करता है इस नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम को। बेहद सिंपल, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम एक नेशन वाइड प्रोग्राम है जिसके तहत एयर क्वालिटी को मॉनिटर किया जाता है। ये जो प्रोग्राम है, इसको एग्जीक्यूट कौन करता है? इसको सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एग्जीक्यूट करता है। ये जो नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम है, इसके मेजर फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस की अगर बात करें तो एक तो एयर क्वालिटी का स्टेटस क्या है और एयर क्वालिटी के ट्रेंड्स क्या हैं, उनको डिटरमाइन करने की जिम्मेदारी किसकी है? इस प्रोग्राम की है। हमारे नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं। ये जो हमारे नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, इनके साथ में कंप्लायंस एंश्योर करवाने की भी जिम्मेदारी किसकी है? इस प्रोग्राम की है। नॉन अटेनमेंट सिटीज़, बेसिकली ऐसे सिटीज़ जो कि एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को अटेन नहीं कर पाई हैं, उनको आइडेंटिफाई करने का काम भी किसका है? इस प्रोग्राम का है। हमारे एटमॉस्फेयर को नेचुरली किस तरीके से क्लीन रखा जा सकता है, उसको समझने की भी जिम्मेदारी किसकी है? इस प्रोग्राम की है। और इसके अलावा प्रिवेंटिव मेजर्स लेना और करेक्टिव मेजर्स लेना, ये भी किसका काम है? ये भी इस प्रोग्राम का काम है। बेहद सिंपल, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम अगर सिंपल तौर पे कहें तो एक नेशन वाइड प्रोग्राम है जिसके तहत एयर क्वालिटी को मॉनिटर किया जाता है। ये जो प्रोग्राम है, इसको एग्जीक्यूट कौन करता है? इसको सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एग्जीक्यूट करता है। ये जो नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम है, इसके मेजर फंक्शंस क्या हैं? अगर फंक्शंस की बात करें तो एक तो एयर क्वालिटी का स्टेटस और एयर क्वालिटी के ट्रेंड्स क्या हैं, उनको डिटरमाइन करने की जिम्मेदारी इस प्रोग्राम की है। हमारे जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, उनके साथ में कंप्लायंस एंश्योर करवाने की भी जिम्मेदारी किसकी है? इस प्रोग्राम की है। नॉन अटेनमेंट सिटीज को आइडेंटिफाई करने का काम भी किसका है? इस प्रोग्राम का है। हमारे एटमॉस्फेयर को नेचुरली क्लीन किस तरीके से रखा जा सकता है, उसको समझने की भी जिम्मेदारी किसकी है? इस प्रोग्राम की है। और फिर प्रिवेंटिव मेजर्स और करेक्टिव मेजर्स लेना, वो भी काम किसका है? वो भी काम नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम का है। जो रीसेंट फाइंडिंग्स हैं वो क्या कहती हैं? एक तो सल्फर ऑक्साइड के जो लेवल्स हैं, या फिर ये कहें कि सल्फर ऑक्साइड्स का जो एनुअल एवरेज कॉन्सेंट्रेशन है, वो विद इन लिमिट्स है। जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, उनके तहत लिमिट्स प्रिस्क्राइब की गई हैं। ये जो सल्फर ऑक्साइड्स का एनुअल एवरेज कॉन्सेंट्रेशन है, ये विद इन लिमिट्स है, जो कि अच्छी बात है। और ये विद इन लिमिट्स कैसे हो पाया? बिकॉज ऑफ यूज ऑफ सीएनजी इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सीएनजी को यूज किया जा रहा है, डीजल में सल्फर को रिड्यूस किया गया है, कम किया गया है, और एलपीजी का जो यूज है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता जा रहा है। ऐसे मेजर्स की वजह से सल्फर ऑक्साइड्स का जो एनुअल एवरेज कॉन्सेंट्रेशन है वो विद इन लिमिट्स है, जो कि बेहद अच्छी बात है।
अगर बात करें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लेवल्स के बारे में, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जो लेवल्स हैं उनमें मिक्स्ड ट्रेंड देखने को मिलता है। कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जो लेवल्स हैं वो सिग्निफिकेंटली हाई हैं, और कुछ ऐसे रीजंस हैं जहां पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जो लेवल्स हैं वो विद इन दी लिमिट्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है पार्टिकुलेट मैटर्स। ये जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं इनका कंसर्न है, ये समस्या वाली चीज है, इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, और इसकी वजह से एनवायरनमेंट को भी नुकसान होता है और ह्यूमन हेल्थ को, ह्यूमन लाइफ को भी नुकसान होता है। इजी और सिंपल सी बात है। ये जो नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम है इसको बेसिक तौर पे अपने दिमाग में रखना, लेकिन ये जो फाइंडिंग्स हैं इन फाइंडिंग्स को अच्छे से अपने दिमाग में रखना, बिकॉज अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आंसर में आप कोट कर सकते हो और बता सकते हो कि रीसेंट सिचुएशन क्या है। आप बता सकते हो कि सल्फर ऑक्साइड्स का जो एनुअल एवरेज कॉन्सेंट्रेशन है वो विद इन लिमिट्स है, जो कि अच्छी बात है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जो लेवल्स हैं उनमें मिक्स्ड ट्रेंड देखने मिलता है, लेकिन जो समस्या वाली बात है वो है पार्टिकुलेट मैटर्स। ये जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स हैं इनका कॉन्सेंट्रेशन हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा हाई है। इसके बाद बात की गई है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में। ये जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं इनको सबसे पहली बार 1982 में नोटिफाई किया गया। सबसे पहली बार कब नोटिफाई किया गया? 1982 में नोटिफाई किया गया, लेकिन फिर आगे चलते हुए 1994 में इनको रिवाइज किया गया, और 1994 में ये जो रिवीजन किया गया, ये रिवीजन किया गया बेस्ड ऑन हेल्थ क्राइटेरिया एंड बेस्ड ऑन लैंड यूजेस। और फिर आगे चलते हुए नवंबर 2009 में एक बार फिर से ये जो स्टैंडर्ड्स हैं इनको री रिवाइज किया गया, और 2009 में ये री रिवीजन किया गया 12 पॉल्यूटेंट्स के बेसिस पे। कौन कौन से 12 पॉल्यूटेंट्स? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, PM10, PM2.5, ओजोन, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्सेनिक, निकल, बेंजीन, अमोनिया और बेंजोपायरीन। बेहद सिंपल। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इनको सबसे पहली बार 1982 में नोटिफाई किया गया, लेकिन फिर 1994 में इनको रिवाइज किया गया, और 1994 में इनको रिवाइज किया गया बेस्ड ऑन हेल्थ क्राइटेरिया एंड बेस्ड ऑन लैंड यूजेस। और फिर आगे चलते हुए नवंबर 2009 में ये जो स्टैंडर्ड्स हैं इनको एक बार फिर से री रिवाइज किया गया, और ये जो री रिविजन किया गया ये किया गया ऑन द बेसिस ऑफ 12 पॉल्यूटेंट्स। कौन कौन से 12 पॉल्यूटेंट्स हैं? सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, PM10 है, PM2.5 है, ओजोन है, लेड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, आर्सेनिक है, निकल है, बेंजीन है, अमोनिया है और बेंजोपायरीन है। फिर इसके बाद बात की गई नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। ये जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसको लॉन्च किया गया अप्रैल 2015 में। अप्रैल 2015 में 14 सिटीज के अंदर ये जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसको लॉन्च किया गया। इन 14 सिटीज में एयर क्वालिटी की इंफॉर्मेशन क्या है उससे रिलेटेड इंडेक्स है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स को कब लॉन्च किया गया? अप्रैल 2015 में लॉन्च किया गया। ये जो इंडेक्स है इसके तहत सिटीज में जो पॉल्यूशन है उसको 6 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता है। कौन कौन सी 6 कैटेगरी में डिवाइड करके देखा जाता है? जो सबसे पहली कैटेगरी है वो होती है गुड। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, लेकिन पहली कैटेगरी कौन सी है? गुड। दूसरी कैटेगरी सेटिस्फैक्ट्री, तीसरी कैटेगरी मॉडरेटली पॉल्यूटेड, चौथी कैटेगरी पुअर, पांचवी कैटेगरी वेरी पुअर और छठवीं कैटेगरी सीवियर। बेसिकली ये जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसके तहत 6 कैटेगरीज में एयर क्वालिटी इंडेक्स को डिवाइड करके देखा जाता है, सिटीज को डिवाइड करके देखा जाता है। एक हो सकती हैं गुड लेवल पे, दूसरा हो सकती हैं सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे, तीसरा हो सकती हैं मॉडरेटली पॉल्यूटेड लेवल पे, चौथा हो सकती हैं पुअर लेवल पे,
पांचवा हो सकती हैं वेरी पुअर लेवल पे, और छठवा हो सकती हैं सीवियर लेवल पे। ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसके अंदर 8 पॉल्यूटेंट्स को कंसिडर किया जाता है। कौन कौन से 8 पॉल्यूटेंट्स को कंसिडर किया जाता है? PM10 को किया जाता है, PM2.5 को किया जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को किया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड को किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को किया जाता है, ओजोन को किया जाता है, अमोनिया को किया जाता है, और पीवी लेड को किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, AQI में 8 पॉल्यूटेंट्स को कंसिडर किया जाता है। कौन कौन से? PM10 को किया जाता है, PM2.5 को किया जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को किया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड को किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को किया जाता है, ओजोन को किया जाता है, अमोनिया को किया जाता है, और लेड को किया जाता है। फिर इसके बाद नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ये जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है इसको 2019 में लॉन्च किया गया, और 2019 में इसको 5 साल के लिए लॉन्च किया गया था। और जब 2019 में इसको लॉन्च किया गया था तो इसका टारगेट क्या था कि 2024 तक PM2.5 और PM10 का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम 20 से लेके 30% तक रिड्यूस करेंगे, और बेस ईयर रखा गया था 2017 को। मतलब 2017 में PM10 और PM2.5 का जितना भी कॉन्सेंट्रेशन था उसके कंपैरिजन में 2024 तक हम उस कॉन्सेंट्रेशन को 20 से 30% तक रिड्यूस कर देंगे। लेकिन ये जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है इसमें अब एक नया टारगेट लेकर आई है गवर्नमेंट। ये जो नया टारगेट है ये लाया गया सितंबर 2022 में, और ये जो नया टारगेट है ये क्या है कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इसको हम 40% तक रिड्यूस करेंगे बाय 2026। ये जो PM कॉन्सेंट्रेशन है इसको 40% तक हम रिड्यूस करेंगे बाय 2026। इजी और सिंपल सी बातचीत है। देखो ये जितने भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं इनको बेसिक तौर पे अपने दिमाग में रखना। कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप आंसर में कोट कर पाओ, बता पाओ कि कौन कौन से इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए हैं। होपफुली कुछ हद तक ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके दिमाग में सेट हुआ होगा। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं इससे रिलेटेड पढ़ाई कर उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन दी ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, सरकार ने एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए, होपफुली ये आपके समझ में आया होगा। अब बात आती है एयर पोल्यूशन इन इंडिया के बारे में। इंडिया में एयर पोल्यूशन की सिचुएशन क्या है? 2024 में एक रिपोर्ट आई, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, और ये जो 2024 की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो दुनिया भर में 5th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है। 5वीं सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कंट्री दुनिया में कौन सी है? इंडिया है। ऑन एन एवरेज जो PM2.5 के लेवल्स हैं वो 10 टाइम्स मोर है हमारे कंट्री में देन दी WHO सेफ लिमिट। WHO की जो सेफ लिमिट है उससे लगभग 10 गुना ज्यादा PM2.5 हमारे एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है। दिल्ली जो है वो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल दिल्ली है। और इंडिया जो है वो ग्लोबल पॉल्यूशन लिस्ट में डोमिनेट करता है। दुनिया भर में जो टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटीज हैं उनमें से 6 इंडिया में देखने को मिलती हैं, और दुनिया भर में जो 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज हैं उनमें से 13 इंडिया में देखने को मिलती हैं। और ये जो डेटा है ये डेटा अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप डेटा को कोट करते हो तो आप दिखाते हो कि सिचुएशन की ग्रेविटी कितनी है, कितनी खराब है सिचुएशन। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट ऑफ 2024 के अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो दुनिया भर की 5वीं सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कंट्री है। WHO की जो सेफ लिमिट है उससे लगभग 10 गुना ज्यादा PM2.5
हमारे एटमॉस्फेयर में देखने मिलते हैं। दिल्ली जो है वो दुनिया भर की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल है। और इंडिया की अगर बात करें तो दुनिया भर में जो टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं उनमें से 6 इंडिया में लाई करती हैं। जो टॉप 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं उनमें से 13 इंडिया में लाई करती हैं। WHO के अकॉर्डिंग इंडिया का जो एयर पोल्यूशन है वो दुनिया में सबसे खराब है, सबसे वर्स्ट है। और इस एयर पोल्यूशन की वजह से ऑन एन एवरेज जो लाइफ है वो 3 साल से ज़्यादा तक कम हुई है इंडिया के अंदर। हमारे कंट्री की लगभग 700 मिलियन पॉपुलेशन, मतलब लगभग मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो ऐसे एरियाज में रहती है जहां पे PM पॉल्यूशन जो है वो अबव सेफ स्टैंडर्ड्स है। और ये कौन कहता है? ये हमारा इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली कहता है। सोचो सिचुएशन कितनी खराब है कि मोर देन हाफ ऑफ आवर पॉपुलेशन ऐसे एरियाज में रहती है जहां पे PM पॉल्यूशन जो है वो सेफ स्टैंडर्ड से ज़्यादा है। 2024 में एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स आया और ये जो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसके अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक 176 थी। टोटल 180 कंट्रीज में से इंडिया की रैंक कितनी थी? 176 थी। जो 4 और कंट्रीज हमसे खराब परफॉर्म कर रही हैं उनमें एक पाकिस्तान है, एक वियतनाम है, एक लाओस है और एक म्यांमार है। सोचो पाकिस्तान के साथ में कंपेयर कर रहे हैं हम खुद को, कितनी खराब सिचुएशन होगी हमारी एयर पॉल्यूशन के मामले में। गंगा और यमुना दो जो सबसे सेलिब्रेटेड रिवर्स हैं, दे रैंक अमंग वर्ल्ड्स 10 मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर्स। दुनिया भर की 10 मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर्स में से दो, एक गंगा और दूसरी यमुना, हमारी ये 2 रिवर्स हैं। एयर पॉल्यूशन की वजह से लगभग हर एक साल इंडिया में 2 मिलियन अर्ली डेथ्स देखने को मिलती हैं। और ये डेटा कहाँ से आता है? क्लीन एयर फंड से। क्लीन एयर फंड के अकॉर्डिंग एयर पॉल्यूशन से हमारे कंट्री में हर साल लगभग 2 मिलियन लोग मरते हैं। अपने आप में सिग्निफिकेंट नंबर है। इनफैक्ट 2024 में पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली में एक भी दिन ऐसा नहीं था जब एयर की क्वालिटी जो है वो गुड लेवल पे हो। सीवियर तक पहुंच गई थी, वेरी सीवियर तक पहुंच गई थी इस साल तो दिल्ली का पॉल्यूशन जो है वो अपने आप में सिग्निफिकेंट है, अपने आप में एक मेजर प्रॉब्लम है। और पॉलिटिशियंस का रिएक्शन क्या है वो तो आपने देखा ही होगा इस साल। पॉलिटिशियंस को ये नहीं पता कि AQI क्या होता है, तो बाकी तो सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। बट हाँ, एयर पॉल्यूशन की जो सिचुएशन है हमारी कंट्री में वो बेहद खराब है। अच्छा, दिल्ली का जो पॉल्यूशन है वो सिग्निफिकेंटली न्यूज़ में रहता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये जो दिल्ली का एयर पॉल्यूशन है इसको मिटिगेट कैसे किया जा सकता है, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। एक तो हमें जो AQI मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं उनको इंक्रीज करने की ज़रूरत है। जो हमारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है उसके तहत बताया गया है कि किस तरीके से हमें AQI मॉनिटरिंग स्टेशंस को लगाना चाहिए। तो ये जो AQI मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं इनको हमें सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करने की ज़रूरत है। दूसरा, हमें सेंसर बेस्ड AQI मॉनिटरिंग यूनिट्स को इंस्टॉल करने की ज़रूरत है ताकि जो हमें हाइपर लोकल डेटा है वो जल्दी और एक्यूरेटली मिले। किसी पर्टिकुलर रीजन में एयर की पॉल्यूशन की सिचुएशन क्या है उसकी हमें जानकारी जल्दी से जल्दी मिले, इसके लिए हमें सेंसर बेस्ड AQI मॉनिटरिंग यूनिट्स को लगाने की ज़रूरत है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अथॉरिटीज़ को एम्पावर करने की ज़रूरत है कि अथॉरिटीज़ को अगर पता चले कि किसी पर्टिकुलर रीजन में एयर पॉल्यूशन की जो सिचुएशन है वो ख़राब होती जा रही है, तो जिन रीजंस की वजह से वो सिचुएशन ख़राब हो रही है उन रीजंस पे अथॉरिटीज़ इजीली एक्ट कर सकें, उसके लिए अथॉरिटीज़ को एप्रोप्रिएट पावर देने की ज़रूरत है। एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक नेशनल नोडल अथॉरिटी भी सेटअप करने की ज़रूरत है। और ये जो एयर पॉल्यूशन के लिए नेशनल नोडल अथॉरिटी हो इसके पास में कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स होनी चाहिए। ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, इसके पास में कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स होनी चाहिए। इसके अलावा AQI को मैनेज करने के लिए इंडिपेंडेंट कमीशंस को सेटअप करने की ज़रूरत है। ये जो इंडस्ट्रियल एमिशंस देखने को मिलते हैं, ये जो वेक्यूलर एमिशंस देखने को मिलते हैं, इनके लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस लाने की ज़रूरत है और उनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है।
एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ हम क्या कर सकते हैं कि ये जो पॉल्यूशन है इसके रिगार्डिंग सरकार एडुकेट फंड्स दे और सरकार एडुकेट मैन पावर को ट्रेन करे। ये जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं इनको मजबूत करो, इनको तैयार करो कि क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट में लड़ सकें, ये एयर पॉल्यूशन के अगेंस्ट में लड़ सकें। और ये लड़ाई कैसे पॉसिबल हो पाएगी जब बहुत सारे मेजर्स के साथ में एप्रोप्रिएट फंडिंग मिले इन बॉडीज़ को, एप्रोप्रिएट मैन पावर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। इसके अलावा सिविल सोसाइटी के बीच में भी हमें अवेयरनेस को इंक्रीज करने की ज़रूरत है और अवेयरनेस को इंक्रीज करने के साथ साथ इंसेंटिव्स देने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल हमें पता है पंजाब में जो फार्मर्स स्टबल को जलाते हैं वो अपने आप में एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है, लेकिन ये फार्मर्स में बेचारे कहाँ जाएं? तो ये जो फार्मर्स हैं इनको ऑल्टरनेट ऑप्शन प्रोवाइड करो कि ये अपने बायोमास को कहीं यूज़ कर सकें, उससे थोड़ा बहुत पैसा कमा सकें। अगर ऐसा हो जाएगा तो ये जो फार्मर्स हैं ये स्टबल को बर्न करना बंद कर देंगे और एक एयर पॉल्यूशन का कुछ हद तक सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। अगर हम फार्मर्स की मदद करेंगे, फार्मर्स के लिए ऑल्टरनेट ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे, तो ये जो रेजिड्यू बर्निंग देखने को मिलती है क्रॉप की, ये लिमिट हो जाएगी और कुछ हद तक एयर पॉल्यूशन का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो हमें अवेयरनेस इंक्रीज करने के साथ साथ इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, बिकॉज जैसे फार्मर्स हैं इनकी जेन्युइन समस्या है ये स्टबल को कहाँ पे लेके जाएं। अगर आप इनको ऑल्टरनेट प्रोवाइड कर दोगे तो इनका भी फायदा होगा और एयर पॉल्यूशन में भी रिडक्शन देखने को मिलेगा। बेहद सिग्निफिकेंट कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। प्राइवेट व्हीकल्स के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट कुछ जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि दिल्ली में ये जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं इनको ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया जाना चाहिए और पूरे तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना चाहिए। जितना भी कंस्ट्रक्शन है, जितना भी वेस्ट मैनेजमेंट है, उसका एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। कंस्ट्रक्शन के थ्रू खूब सारी डस्ट रिलीज होती है, खूब सारा वेस्ट देखने को मिलता है। ये जो डस्ट है, ये जो वेस्ट मैनेजमेंट है, इसके लिए हमें एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। और फिर लंदन है, चाइना है, सिंगापुर है, हांगकांग है, उनका जो एक्सपीरियंस रहा है उससे हमें सीखने की ज़रूरत है। जैसे लंदन की अगर बात करें तो लंदन में प्राइवेट व्हीकल्स को अलाउ नहीं किया जाता है इन एरियाज वेल कनेक्टेड बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। लंदन में जिन भी एरियाज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू कनेक्टिविटी है वहां पे प्राइवेट व्हीकल्स को अलाउ किया ही नहीं जाता है। ऐसा हम दिल्ली में भी कर सकते हैं। चाइना जो है वो बीजिंग के अंदर फिक्स्ड नंबर ऑफ कार्स सेल्स पर ईयर पे ध्यान देता है। मतलब बीजिंग के अंदर एक साल में एक फिक्स्ड नंबर ऑफ कार्स को ही सेल किया जाएगा, उसके बियॉन्ड नहीं किया जाएगा। तो ये जो पूरे दुनिया में एक्सपीरियंसेस हैं एयर पॉल्यूशन को लेके, उनकी जो लर्निंग्स हैं उनको हम अपने दिल्ली एयर पॉल्यूशन के क्राइसिस में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें की जाएंगी तो कुछ हद तक ये जो एयर पॉल्यूशन है इससे हम लड़ सकते हैं। ईजी और सिंपल सी बातचीत है। मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आए दिन आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, इस साल तो खूब ही पढ़ा होगा। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आज की बातचीत हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।